माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी केमिस्ट्री की तैयारी। स्टूडेंट, आपके केमिस्ट्री की तैयारी को और भी ज्यादा शानदार बनाने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, या कह लीजिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम। इस नियम का नाम है राउल्ट का नियम। देखो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको हेनरी का नियम पढ़ाया, हेनरी के नियम की सीमाओं अनुप्रयोग को पढ़ाया, वैसे ही राउल्ट का नियम भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको राउल्ट के वाष्प दाब का नियम कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ मिल जाएगा, तो इस बार भी ये नियम आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो देखो स्टूडेंट, राउल्ट का नियम, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं राउल्ट्स लॉ, हम इस नियम को पहले पढ़ेंगे, फिर इसके फॉर्मूले को निकालेंगे, उसके बाद में राउल्ट के नियम की सीमाओं को पढ़ेंगे, लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। 2-3 नंबर आज हम क्लियर कर लेते हैं। देखो, राउल्ट के नियम के अनुसार राउल्ट जी ने विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से संबंधित एक नियम दिया। देखो ध्यान से समझना, पहले आप नियम को समझो, फिर मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, उसके बाद में हम सीमाओं को पढ़ेंगे। देखो, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, मतलब किसी विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है ना, वो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखो स्टूडेंट, मोल प्रभाज क्या है ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मोल प्रभाज क्या होता है, जैसे आपको विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज है तो विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, तो आपको विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय प्लस विलायक दोनों के मोलों की संख्या, इसी के अनुपात को ही हम मोल प्रभाज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इस नियम में क्या है, किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है वो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होगा। जैसे मान लो, सबसे पहले हम एक छोटा सा फिगर समझते हैं। यहां पे ये एक बर्तन है, कोई भी बर्तन ले सकते हो। ठीक है, इस बर्तन में क्या है, पानी होगा मेरे भाई, जल। ठीक है, ऐसे देखो, ध्यान से समझना, तभी आपके समझ में नियम आएगा, और बहुत ही ज्यादा ये स्पेशल नियम है। देखो इसमें क्या है, इसमें आपका जल है, जल मतलब विलायक आपका जो होगा, जल क्या होगा, ये जल भरा हुआ है, और जल जो होगा ये विलायक होगा, विलायक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें हम मिला देते हैं चीनी को। इसमें क्या मिलाते हैं, इसमें हम कुछ, ये देखो चीनी के टुकड़े हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसी विलयन में हमने मिला दिया क्या, ये हो गया आपका शर्करा, विलेय शर्करा जो होगा, शर्करा मैंने मिला दिया है, शर्करा जो होगा ये विलेय होगा। ठीक है, ये विलेय आपका हो गया। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, देखो किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जैसे आपका इसमें जल भरा हुआ है, विलायक है, इसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा। ठीक है, तो हम जल के वाष्प दाब को ले लेते हैं P0, इसको हम P0 से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, और जो ये पूरा विलयन है, देखो जल में यानी कि पानी में हमने चीनी मिलाया तो ये विलयन बन गया, और विलयन के वाष्प दाब को हम लोग डिनोट कर देते हैं PS से। ठीक है, PS से। तो पहले जल था, जैसे ही हमने इसमें शर्करा मिलाया, इसका वाष्प दाब कम हो गया। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि किसी विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होगा वो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होगा। देखो जो शर्करा विलेय है, इसका जो मोल प्रभाज होगा उसी के ये बराबर होगा। अब इसका फॉर्मूला अगर समझा जाए तो ध्यान से समझ लो। देखो फॉर्मूला हम अलग समझ लेंगे दूसरे पेज में। इतना समझ में आ गया आपको कि किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो इस साइड में मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पे आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया है कि विलयन का के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। देखो विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये किसके बराबर होगा,
ये किसके बराबर होगा इस नियम के अनुसार? ये बराबर होगा विलेय के मोल प्रभाज के। विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है। नियम में यही कहा गया स्टूडेंट कि जो किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, तो वही मैंने लिख दिया, विलयन के वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन है वो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होगा। अब यहां पे एक चीज समझिए, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन जो है उसको हम लोग डिनोट कर देंगे किससे? देखो, पहले आपको P0 लिखना है माइनस PS, ठीक है, अपान P0, ये हो जाएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। P0 जो है ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ठीक है। PS जो है ये विलयन का वाष्प दाब है, पूरे विलयन का, ठीक है। और P0 जो है ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, यही होगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा मेरे भाई विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के। अब विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है? जब मैं मोल प्रभाज आपको बता रहा था तो मैंने बताया था अगर आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय प्लस विलायक दोनों के मोलों की संख्या, ठीक है। अगर आपको विलायक का मोल प्रभाज निकालना होता तो विलायक के मोलों की संख्या अपान विलेय प्लस विलायक दोनों के मोलों की संख्या। तो ये जो बराबर होगा ये किसके बराबर होगा? विलेय के मोल प्रभाज के। तो विलेय के मोल प्रभाज को हम लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, इसको स्मॉल n से डिनोट कर देते हैं, अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस कैपिटल N हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। मैंने विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से डिनोट किया है, विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल M से डिनोट किया है, ठीक है। तो यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट राउल्ट के नियम का कि किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो P0 माइनस PS अपान P0 है ये विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होगा, यानी कि स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर जी यहां पे एक चीज और बता दीजिए कि हमारा P0 क्या है, ठीक है, उसके बाद में PS क्या है, स्मॉल n क्या है, कैपिटल N क्या है, ये सब जान लो, ठीक है। तो P0 जो हमारा है ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये हो गया, ठीक है। PS क्या है? PS जो है ये विलयन का वाष्प दाब है। ये सारी चीजें लिख लो, जान लो, तभी समझ में आएगा। विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। उसके बाद में देखिए स्मॉल n क्या है? ये विलेय के मोलों की संख्या है, तो यहां पे हम चेंज करके लिख देंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। अब कैपिटल N क्या है? कैपिटल N आपका है विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। राउल्ट का नियम बहुत ही ज्यादा सिंपल है। पहले मैं एक बार पुनः नियम को थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, उसके बाद में हम राउल्ट के नियम की सीमाओं को पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूं एक बार कि राउल्ट जी ने कहा कि किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो है उसको P0 माइनस PS अपान P0 से डिनोट करेंगे। ये विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा, यानी कि स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ठीक है। P0 है हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS है विलयन का वाष्प दाब, स्मॉल n है विलेय के मोलों की संख्या और कैपिटल N है विलायक के मोलों की संख्या। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, मैं साइड में हूं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम देखते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा भैया राउल्ट के नियम की सीमाएं, मतलब लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। आखिर सीमा क्या है? जैसे हर एक चीज की एक लिमिट होती है। जैसे आप क्लासरूम में बैठे हैं, दो चार अपने साथियों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ बैठे हैं और आप शरारत कर रहे हैं, जब तक
एक लिमिट से आप नीचे हैं तब तक आपके टीचर तो कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आपने लिमिट पार कर दिया, ज्यादा शरारत करने लगे भाई, तो आपका लिमिट हो चुका है, फिर हो जाएगा काम, ठीक है। तो हर एक चीज की एक लिमिट होती है। तो ऐसे राउल्ट के नियम की भी कुछ सीमाएं हैं, ये कब कब लागू होगा वो जान लो। तो लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ, सबसे पहली चीज, राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। मतलब राउल्ट का नियम सिर्फ तनु विलयनों के लिए लागू होगा। तनु का मतलब आप समझ सकते हैं जो पतले विलयन होते हैं, सांद्र का मतलब जो गाढ़े होते हैं, मतलब तनु का मतलब जिसमें विलय की मात्रा कम हो तो वो तनु होगा। जैसे आप पानी ले लीजिए थोड़ा सा, एक गिलास, और चीनी उसमें थोड़ा सा डालिए तो क्या होगा, वो क्या होगा, थोड़ा पतला बनेगा शरबत, ठीक है। अगर आप क्या कीजिए, पानी ले लीजिए, चीनी ज्यादा डाल दीजिए, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो तनु का मतलब हो गया पतला और सांद्र का मतलब हो गया गाढ़ा। अब चूंकि मैंने चीनी कम डाला था तो इसमें विलेय की मात्रा कम है, तो तनु विलयन जो होते हैं उसमें विलेय की मात्रा कम होती है। जो सांद्र विलयन होते हैं उसमें विलेय की मात्रा ज्यादा होती है। तो राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम का विचलन प्रदर्शित करते हैं, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। दूसरी चीज, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। मतलब जो राउल्ट का नियम है ना, यह केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होगा, ठीक है। तीसरी चीज, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। विद्युत अपघट्य के जो विलयन है, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है, ये विद्युत अपघट्य है। ऐसे ऐसे बहुत सारे विद्युत अपघट्य हैं, तो विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ये तीसरी लिमिटेशन है, तीसरी सीमा है। चौथा, जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। मतलब जो पदार्थ विलयन में पूर्ण रूप से संगुणित हो जाएंगे उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर सकते। तो हर एक नियम की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे मैंने आपको हेनरी का नियम बताया तो उसकी भी कुछ सीमाएं थी, वैसे ही हमारे राउल्ट के नियम के भी ये 4 सीमाएं हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको फटाफट नोट कर लो, ठीक है। ये हो गया राउल्ट के नियम की सीमाएं भी आपको समझ में आ गई। तो चलिए आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगा। हमने आपको बताया कि आखिर राउल्ट का नियम होता क्या है, ठीक है, इसका मैंने नियम बताया। उसके बाद में मैंने आपको बताया फॉर्मूला, राउल्ट के नियम का फॉर्मूला क्या है वो मैंने आपको बता दिया। फिर राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है इसको भी मैंने बता दिया। डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में आता है कि राउल्ट के वाष्पदाब संबंधी नियम लिखिए एवं उनकी सीमाएं लिखिए, तो इसी को जाकर छाप देना, पूरा नंबर मिलेगा। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए लोग कर लेना सब्सक्राइब। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।